हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी सेल्स जो कि एक डस्ट पार्टिकल से भी छोटी होती हैं, उसके अंदर वो कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए डेंसली पैक्ड रहता है, तो आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर देंगे न्यूक्लियस, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आज की क्लास में हम बात करेंगे उसी न्यूक्लियस के बारे में और उसकी स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। हमने इसको लिखा है कि कंट्रोल सेंटर है और इंफॉर्मेशन सेंटर है। अब ये कंट्रोल सेंटर इसलिए है क्योंकि सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ को ये ही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, बिकॉज इसके अंदर डीएनए होता है और उन डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और वहीं से हमारे मैसेंजर आरएनए बनते हैं और वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो प्रोटीन बनाते हैं। तो जिस तरीके का प्रोटीन्स अगर हमारी सेल्स को चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर कोडेड होती है और ये हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। ये इंफॉर्मेशन किसी भी सेल की लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी को तो ये सस्टेन और मेंटेन करती ही है, साथ ही साथ जब डॉटर सेल्स बनती हैं सेल डिवीजन के बाद, तो ये इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट होके उन डॉटर सेल्स के अंदर चली जाती है। तो इसीलिए ये जो न्यूक्लियस है ये हमारा कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। अब ये यूकैरियोटिक सेल है बिकॉज जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स में मिलता है, आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। ये जो न्यूक्लियस होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ आप देखेंगे तो ये आपकी न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इसलिए ये एक डबल मेम्ब्रेन है जिससे ये सराउंड रहता है। और ये डबल मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर आपको बीच में ये पोर्स भी दिखाई देंगे, राइट। और ये जो पोर्स हैं और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है ये मिलके बनाती हैं ये न्यूक्लियर एनवलप। ये जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, इनके बीच में की जो स्पेस होती है, यानी दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच की जो स्पेस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस आप देखिए यहाँ पर, ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में होती है। अब ये जो है ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी कि एक्चुअल में आपको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इमेज दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है। यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देगा, यहाँ आपको एक कंडेंस, आपको एक डार्क कलर का रीजन दिखाई देगा जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर्स दिखाई देंगे और ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ऑलराइट, अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो हम बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इस वाली मेम्ब्रेन की, ये यूजुअली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है उसके साथ ये कॉन्टिन्यूएशन में होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ से इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ ये कॉन्टिन्यूएशन में आ गई और ये आगे की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और इनके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे राइबोसोम्स, लेकिन ये न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर आउटर मेम्ब्रेन में भी आपको ये राइबोसोम्स देखने को मिल जाएंगे और ये राइबोसोम्स यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर आपको क्रोमेटिन मिलता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो आप येलो कलर का या थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिन होता है। और क्रोमेटिन बेसिकली ये डीएनए फाइबर्स और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर आपको मिलेगा। इनको हम बेसिक डाइज से स्टेन करते हैं और ये जो नाम दिया गया था क्रोमेटिन, इस कॉम्प्लेक्स को ये नाम दिया गया था फ्लेमिंग से। सो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको इस टर्म को कॉइन किया क्रोमेटिन, और इसको जो हम डाई करते हैं या स्टेन करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसमें हम बेसिक डाइस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारा ये क्रोमेटिन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बहुत ये एक बड़ा सा न्यूक्लियोलस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देगा। और ये जो है ये आपकी डबल मेम्ब्रेन से जो कि कॉन्टिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके मिल रही हैं और इनके ऊपर आपको ये राइबोसोम्स, ये जो रेड कलर की डॉट्स हैं, ये आपको राइबोसोम्स की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नाउ न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो बेसिकली दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनके फ्यूजन से मिलके बनते हैं और इनका जो काम होता है ये मूव कराते हैं चीज़ों को अंदर से बाहर।
तो साइटोप्लाज्म से जो चीज़ें न्यूक्लियस में जानी है या न्यूक्लियस से जो चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर जानी है, वो सारा एंट्री एग्जिट का जो काम होता है वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होता है। तो जो आरएनए होता है या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे इसी के थ्रू अंदर और बाहर जाते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के ये इस पिक्चर में आपको दिखाई देंगे न्यूक्लियर पोर्स। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी पेरी न्यूक्लियर स्पेस है बीच की, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये दोनों फ्यूज़ हो गए। जहाँ पर ये फ्यूज़ हो गए वहाँ पर इन्होंने बीच में एक पोर बना दिया, और ये जो पोर है ये आपकी न्यूक्लियर पोर है। हालांकि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको इसकी स्ट्रक्चर और डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसमें ये आपको दिखाई देगा कि ये जो न्यूक्लियर पोर है एक्चुअली में ये बहुत सारे प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये आपके पूरे न्यूक्लियर एनवलप की एनाटमी है, और इसको हम लोग बहुत आराम से देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स भी दिखाई दे जाएंगे, जो कि ये आउटर मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स या जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसके अंदर आपको न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मिल जाते हैं, जो हमने अभी पिछली वाले स्लाइड में देखा। और जो न्यूक्लियोलाई होते हैं, सो बेसिकली न्यूक्लियोलस तो सिंगुलर फॉर्म है, और न्यूक्लियोलाई जो है ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। ये नॉन मैम्ब्रेनस होते हैं, इनके ऊपर कोई मैम्ब्रेन नहीं होती। रिमेंबर, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई आर नॉन मैम्ब्रेनस। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलेगी। कम से कम एक स्ट्रक्चर तो आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी सेल्स में ये कई तरीके के मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स या अलग अलग नंबर्स में ये आपको न्यूक्लियोलाई मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए ये बड़े अच्छा एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये बहुत डेंस पार्ट ब्लैक कलर का जो है ये आपका न्यूक्लियोलस है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को। न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट होता है, यानी जो इसके अंदर जो चीज़ होती है वो ही जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी के कॉन्टिन्यूएशन में होता है, बिकॉज इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और जब मेम्ब्रेन नहीं होती है तो इसके अंदर कोई अपना कोई कंटेंट नहीं होता जो कि एक स्पेशल कंटेंट हो। रादर वो जो कंटेंट है वही न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट है। ऑलराइट, लेकिन ये एक अलग स्ट्रक्चर होती है बिकॉज इसका फंक्शन अलग होता है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। बेसिकली ये जो न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई होता है ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होता है। तो राइबोसोम्स जिसके अंदर आपको मिलेगा आरएनए और प्रोटीन, राइट, ये जो है वो राइबोसोम्स जो होते हैं उसकी जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होती है, वो राइबोसोमल सब यूनिट्स आपकी, अगर आपको राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर याद हो, हमने अभी पिछली क्लास में ही उसको किया था कि जो हमारे जो कोई भी राइबोसोम्स होता है, चाहे वो 70S ले लें या 80S ले लें, उन दोनों राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स होती हैं। एक छोटी सब यूनिट होती है जिसको हम स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं, और एक लार्ज सब यूनिट होती है। वो दोनों सब यूनिट्स के अंदर आपको राइबोसोमल आरएनए जो मिल के वो बनी होती हैं। और वो जो राइबोसोमल आरएनए है उसका मैन्युफैक्चरिंग या उसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस न्यूक्लियोलस में होता है। सो बेसिकली इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स। यहाँ से ये सब यूनिट्स निकल के बाहर जाती हैं, और बाहर जब वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर असेंबल होके वो एक पूरा का पूरा राइबोसोम्स बनाती हैं। जब वो मैसेंजर आरएनए को उसमें जो उसका पॉलीपेप्टाइड की चेन को बनाने में जब उसका यूज़ होता है। So larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis। जिन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी बहुत सारे जैसे एंजाइम सेल्स हो गई, ऐसी सेल्स जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी सेल्स जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी सेल्स के अंदर आपको ये जो न्यूक्लियोलाई हैं वो बड़े देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा नंबर में भी मिलेंगे। वो सिंगल से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा प्रोटीन के लिए ज़्यादा राइबोसोम्स चाहिए, और ज़्यादा राइबोसोम्स के लिए आपको ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए चाहिए। और वो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है, या सब यूनिट्स का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, वो आपका न्यूक्लियोलस में होता है। तो ये इसको कोरिलेट करता है बात को कि जितना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली सेल होती है उतने ही ज़्यादा आपको उसके अंदर या उतने बड़े आपको उसके अंदर न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेंगे। तो जब आप माइक्रोस्कोप में किसी भी सेल को देखते हैं
और जब आप उसको जूम करते हैं और आप उसके फोकस करते हैं न्यूक्लियस पर, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो ये आपको दिखा देगा कि वो कितना प्रोटीन बनाती है, एक आपको एक एस्टिमेट दे देगा ये, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये सेल जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन में जो है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कितना होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो आपको बड़ा न्यूक्लियोलस दिखाई देगा या कुछ नंबर्स ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन अगर प्रोटीन सिंथेसिस एक नॉर्मल है या कम होता है तो यूजुअली एक सिंगल न्यूक्लियोलस आपको दिखाई देगा। ओके, नाउ the interphase nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन ये यूजुअली आपको मिलेगा इंटरफेज न्यूक्लियस में, यानी कि सेल की वो स्टेज जो अभी दो सेल डिवीजन के बीच में होती है। तो जब एक सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और जब तक दूसरा सेल डिवीजन शुरू नहीं होता तो उसका जो पार्ट, वो जो स्पेस है बीच का, वो जो टाइम है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। और वो इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर आपको ये जो डीएनए मिलता है वो बहुत ही लूज होगा और इनडिस्टिंक्ट होगा, आपको आराम से नहीं दिखाई देगा इसको। ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होगा, पूरा का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये फैला हुआ रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन, यानी लूज थ्रेड्स की तरह ये आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दिखाई देता है। सो क्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा, उसमें कुछ आपको बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोन्स, स्पेसिफिकली जो इनका नाम है बेसिक प्रोटीन्स का हिस्टोन्स होते हैं, और सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपको मिलेंगे, और साथ में आरएनए, बिकॉज डीएनए से आरएनए बन रहा होगा तो वहाँ पर आपको आरएनए भी देखने को मिल जाएगा जो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक है, सो या फिर वो और भी आरएनएज होते हैं जो हम लोग टीआरएनएज वगैरह जो होते हैं वो सब वहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डीएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए नौ, और प्रोटीन्स में दो तरीके के होते हैं, एक बेसिक प्रोटीन और एक जो जो हिस्टोन्स होते हैं, और सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए। ये सारी चीज़ें आपको क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स में जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको दिखाई देती हैं। Now, during different stages of cell division, the chromatin DNA condenses into क्रोमोसोम्स। अब आप जानते हैं या आप आगे भी पढ़ेंगे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उसमें से कुछ स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन का डीएनए है वो कंडेंस हो जाता है और वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, और फिर ये जो आप देखिए कि किस तरीके से ये डीएनए आपकी असेंबली हो रही है, ये प्रोटीन्स इसके साथ जुड़ रहे हैं तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया, और यहाँ पर इसने ये क्रोमेटिन फाइबर बनाना शुरू करा, ये सुपर कॉइलिंग होना शुरू हो गई यहाँ से, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा सुपर कॉइल होता है, और ये अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम में जो कंडेंसेशन के बाद ये क्रोमोसोम बन जाता है। तो डीएनए का ये लूज थ्रेड है, यहाँ पर ये प्रोटीन्स इसके साथ बाइंड कर रहे हैं, यही प्रोटीन इसको डेंसली पैक करने में मदद करते हैं। तो ये प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड करते हैं कि डीएनए का कौन सा पार्ट यानी जीन्स वो ट्रांसक्राइब होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी यही प्रोटीन्स आपके डिसाइड करते हैं। नाउ अ सिंगल ह्यूमन सेल इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड। लगभग 2 मीटर का ये डीएनए होता है, जो सारे के सारे लगभग 46 जो हमारे अंदर जो सॉरी इट्स नॉट लगभग, ये 100% श्योर नंबर है, 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर ये पैक होता है। नाउ एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, राइट। और ये जो सेंट्रोमियर है उसके साथ जो प्रोटीन्स की कुछ डिस्क लगी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये प्रोटीन की आपको ये ऑरेंज कलर की आपको डिस्क नजर आएंगी सेंट्रोमियर के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। सो ये क्या करती है, यहाँ से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पिंडल जब माइटोसिस में बनता है तो वो इसको यहाँ पर जाके बाइंड करता है। सो बेसिकली ये एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती हैं जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनते हैं स्पिंडल से जिस वक्त सेल डिवीजन होता है वो यहाँ पर आके अटैच करते हैं, राइट। और सेंट्रोमियर जो है ये बेसिकली दो क्रोमेटिड्स को होल्ड कर देता है क्रोमोसोम के। जो ये क्रोमेटिड्स हैं ये आपके आइडेंटिकल हाफ होते हैं, और जब ये देखिए ये एक हाफ है, ये एक हाफ है, एक तरफ यहाँ से जुड़ेगा दूसरा यहाँ से जुड़ेगा, और जिस वक्त यहाँ पर सेल डिवीजन होगा तो इनके पुलिंग की वजह से दोनों पोल्स पे, अपोजिट पोल्स पे, ये दोनों हाफ हाफ
क्रोमेटिड्स यहाँ से चले जाएंगे और ये अपने अपने पोल पर जाके स्टैब्लिश हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो जो हमारे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होंगे वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अपने अपने सिंगल सिंगल क्रोमोसोम अपने पोल पर जाके चले जाएंगे और वो डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो अगर हम क्लासिफाई करें क्रोमोसोम्स को बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सो वी हैव द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलते हैं जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच में होता है, इट हैज़ अ मिडिल सेंट्रोमियर। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं वो इक्वल आर्म्स मिलके दिखाई देंगी आपको, दोनों साइड आपको इक्वल आर्म्स दिखाई देंगी। सो इसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देन दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे होता है मिडिल से, यानी वो अगर आप देखें ये तो सेंटर है, यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ को खिसका हुआ है और इसको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो दो आर्म्स होती हैं वो आपको शॉर्ट दिखेंगी और जो दूसरी आर्म दिखेगी वो आपको लॉन्ग दिखेगी। तो ये वाली आर्म आपको शॉर्ट दिख रही है और ये वाली आर्म आपको लॉन्ग दिखेगी। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल ही एंड के पास होता है, एग्जैक्टली एंड पर नहीं होता बट ये थोड़ा सा दूर होता है एंड से, बट इट इज़ नियर टू द एंड। सो इससे क्या है कि एक आर्म तो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है और दूसरी आर्म बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो हम इस तरीके के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और देन आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल लास्ट में ही होता है, एंड में होता है, और इसमें टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। याद रखिए टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है और इसको हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ऑलराइट, सो समटाइम्स क्या होता है कि जो कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ नॉन स्टेनिंग यानी कि ऐसे कंस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं जो कि स्टेन नहीं होते, उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस, और वो एक कांस्टेंट लोकेशन पर ही मिलते हैं। इससे एक एक छोटा सा फ्रैगमेंट बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। तो आप ये देखिए ये जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और इसकी वजह से यहाँ पर एक आर्म में एक छोटा सा ये जो आप अलग से एक पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। इस फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। ऑलराइट, सो most cells have one nucleus but there are certain cells which have multiple nuclei और नो न्यूक्लियस एट ऑल। तो कुछ सेल्स होती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिंसीशियल सेल्स। सो इनका एक टर्म होता है सिंसीशियल सेल्स, ऐसी सेल्स जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जो मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिंसीशियल सेल्स, एंड दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस विद इन अ सिंगल साइटोप्लाज्म। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि जो आपको याद रखने चाहिए वो है स्केलेटल मसल सेल्स, देन ऑस्टियोक्लास्ट्स, देन कार्डियक मसल सेल्स, एंड लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जो आप पीते हैं पानी जो जिसको हम बोलते हैं, एंड जो ये है आपका पैरामीशियम। ये कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको सिंसीशियल कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये देखिए ये स्केलेटल मसल है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई देंगे, राइट, अलग अलग ये आपके फाइबर के अंदर आपको दिखेंगे। देन ये आपकी ऑस्टियोक्लास्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट हम उन सेल्स को बोलते हैं जो कि बोन को खाती हैं। सो ये बेसिकली बोन ईटिंग सेल्स होती हैं और इनका ये मैक्रोफेजेस हैं एक तरीके की जो बोन्स के अंदर आपको मिलती हैं, इनको हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। और इन ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर भी आप देखेंगे कि आपको ये न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे, राइट। सो ये भी आपकी सिंसीशियल कंडीशन है। एंड देन पैरामीशियम के अंदर आपको देखेंगे आप, एक इसमें माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक इसमें मैक्रो न्यूक्लियस होता है। तो ये माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस, इसमें भी ये सिंसीशियल कंडीशन है, मोर देन वन न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब जिनमें नहीं होता न्यूक्लियस वो आप जानते ही हैं, वो हैं आरबीसीज, जो कि एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं और हर एक को पता होता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स जो होती हैं, फ्रेगमेंटेड जो सेल्स होती हैं वो हैं, और प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब के एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको ये जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपने न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिटेल में समझा, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। और अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।